नमस्कार, मैं रविंद्र फाटक आज आपको कोरोना के बारे में बताऊंगा। कोरोना ये सब्जेक्ट अभी वर्ल्ड वाइड बहुत ही चर्चा में है। तो ये कोरोना क्या है और किस वजह से होता है, इसके बारे में मैंने जो पढ़ा है, बहुत से साइंटिस्ट लोगों को मैंने सुना है, उनके जो आर्टिकल पढ़े हैं, उसमें से मुझे जो समझ में आया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी ये कोरोना का जो कहर सब जगह फैला हुआ है, वो समझने के लिए मैं एक स्टोरी बताऊंगा। वो स्टोरी ऐसी है कि सपोज मैंने ऐसा एक इन्वेंशन किया कि ये जो टेबल टेनिस खेलने का जो बॉल है, उसको पिंग पोंग बॉल बोलते हैं, वो बॉल से मैं कंपाउंड वॉल तोड़ सकता हूँ। ऐसा इन्वेंशन मैंने किया और वो इन्वेंशन करते टाइम मैंने दिखाया कि एक बकेट में से वो पिंग पोंग बॉल, कुछ पत्थर, कुछ और भी चीज़ें मैंने कंपाउंड वॉल पे डाल दी तो कंपाउंड वॉल टूट गया। तो ये इन्वेंशन है कि इतने से छोटे से चीज़ से मैं कंपाउंड वॉल तोड़ सकता हूँ। ये इन्वेंशन का मुझे मार्केटिंग करना था और इसका ये कैसे टूटता है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये दिखाने के लिए मैंने वर्ल्ड के जो 4-5 जानकार थे उनको एंगेज किया। उनको बोला कि ये एक्सपेरिमेंट है और तो ये एक्सपेरिमेंट से मुझे ये लोगों को मार्केटिंग करके दिखाना है कि पिंग पोंग बॉल से वॉल टूट सकता है। तो उन्होंने बोला इसका स्टडी करने के लिए हमको 50 करोड़ रुपए चाहिए। मैं बोला वो 50 करोड़ रुपए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे आप ये डेमो आइदर वीडियो या कुछ ऐसा लाइव करके दिखाए कि वो पिंग पोंग बॉल से वॉल टूटता है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो बोले कि तुम ऐसा करो, मार्केटिंग के लिए इसको आप कंप्यूटराइज एक एनिमेशन बनाओ कि ये वॉल है, पिंग पोंग बॉल आने से वो टूटता है। तो वैसे किया। तो मैं बोला ये इस पे बिलीव कौन करेगा, जो देखेगा नहीं कि पिंग पोंग बॉल से वॉल टूटता है, तो ये एनिमेशन पे बिलीव कौन करेगा। नहीं, बोले तुम उसमें ऐसा दिखाओ कि ये पिंग पोंग बॉल को मैंने स्पाइक्स लगाए हैं, ये पिंग पोंग बॉल के अंदर मैंने प्रोटीन डाला है, ऐसे दिखाओ तो लोग उसको भरोसा करेंगे। ऐसी ही चीज ये कोरोना के बारे में हो रही है। मतलब कोरोना का सैंपल आपके गले से या आपके छाती के अंदर में, आपके फेफड़े में से ले रहे हैं। वो सैंपल चेक कैसा करते हैं वो आप सुनो। जो सैंपल लेते हैं वो सैंपल में से जो इन्फेक्शनस आर्टिकल जो है, जिसको ये कोरोना बोलते हैं, वो सेपरेट होना चाहिए, वो प्यूरिफाई होना चाहिए। और वो प्यूरिफाई होने के बाद सिमिलर टाइप का इन्फेक्शन या वायरस हेल्दी पर्सन में नहीं होना चाहिए। और ये जो इन्फेक्टेड मटेरियल है, जो अगर हेल्दी पर्सन को दिया तो उसको भी इन्फेक्शन होके सिमिलर सिम्टम दिखने चाहिए। ऐसी ये टेस्ट होनी चाहिए। ये टेस्ट को बोलते हैं कॉक्स पॉस्टुलेट। वो कॉक पॉस्टुलेट क्या करता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड नक्की करता है कि ये इन्फेक्शनस है या नहीं होने के लिए। उसके बाद जो टेस्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट क्या है, इसको सरोगेटिव टेस्ट बोलते हैं। मतलब एक बार आपने गोल्ड स्टैंडर्ड बनाया कॉक पॉस्टुलेट से, उसके बाद में उसके कंपैरिजन में ये टेस्ट होता है कि उसके कंपैरिजन में कितना मैचिंग है, वो हिसाब से वो वायरस या जो बैक्टीरिया है, जो भी इन्फेक्शन है, वो कितना है, वो आप उसको जान सकते हैं। अभी आप समझो कि आपके गले में से या आपके फेफड़े में से जो सैंपल लिया है, उसको ये PCR टेस्ट में जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर उसको लगाते हैं और चेक करते हैं, तभी कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए उसको मल्टीप्लाई मतलब एम्पलीफाई करना पड़ता है। मतलब एक बार एम्पलीफाई किया तो वो जो तस्वीर है वो 2 टाइम्स होती है, 2 की 4 टाइम, 4 की 8 टाइम, 8 की 16 टाइम। ऐसा उसको 20 बार एम्पलीफाई किया तो एक भी सैंपल पॉजिटिव नहीं आएगा। वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी 60 टाइम्स एम्पलीफाई करने की है। अगर आपने 60 टाइम एम्पलीफाई किया तो एक भी जो आप सैंपल लोगे वो नेगेटिव नहीं आएगा, 100% लोग पॉजिटिव आएंगे।
इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया क्या, 35 और 45 एम्पलीफिकेशन में जो आते हैं उनको पॉजिटिव बोलना। मतलब वो 35 में जब एम्पलीफाई होके थोड़ा सा कलर दिखता है तो 34 में भी कुछ नहीं दिखता है, इतना फर्क है। तो साइंटिस्ट का कहना है, जिन्होंने ये चेक किया, ये 80% मैच है। ये जो डीएनए को सीक्वेंसिंग करता है उसको मैचिंग कितना है, 80%। अभी आप समझ लो डीएनए और इसके बारे में, आदमी और चिंपांजी इसमें कितना फर्क है, 4% का। अगर चिंपांजी 96% है तो हम 100% है, 4% के फर्क से हम चिंपांजी हो जाते हैं। तो ये 80% सीक्वेंसिंग इसका मैच है, बोले तो इसको आप कोरोना बोल सकते हैं क्या नहीं, आप ही सोचो इसके बारे में। इसीलिए टेस्टिंग के बारे में बहुत ही शंकाएं हैं, इसमें कोई अभी तक कोई भी इसको आइसोलेट और प्यूरिफाई नहीं कर सका। आप कहाँ भी चेक करो, ये पॉसिबल नहीं है उसको प्यूरिफाई करना। दूसरी बात, जब भी आप बोलते हैं कि ये इन्फेक्शनस है, ये कंटेजियस है, ये आया कहाँ से? ये आया, एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम है लुइस पास्चर। वो 19वीं सदी में था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे 1800 और 19 से सदी के बीच में, और उन्होंने बताया था कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं और वो संसर्ग पैदा कर सकते हैं। और उसकी थ्योरी पे अभी का ये मॉडर्न मेडिकल है वो डिपेंड है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है, उन्होंने उनके प्राइवेट डायरी में लिखा था कि जो मैं लोगों को बोल रहा हूं वैसा एक भी एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, मैं एक भी आदमी को बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्टेड नहीं कर सका। इसलिए प्राइवेट डायरी में उन्होंने उसके रियल जो रिजल्ट थे वो लिख के रखे थे। वो रिजल्ट उन्होंने उसके फैमिली को बोला था ये किसी को दिखाना मत। लेकिन अभी ये थर्ड जनरेशन में उनके ग्रैंडसन ने 1995 में वो एक्सपोज कर दिए कि लुइस पास्चर ने बोला था जो मैंने लोगों को बताया था वो गलत था, बैक्टीरिया किसी को भी इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या है, अभी आप देखो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, मतलब 1918 में, जब भी वर्ल्ड वॉर चालू था 4-5 साल, 14 सितंबर 1918 में जर्मनी ने डिक्लेयर कर दिया कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। सितंबर के आखिरी वीक से अक्टूबर के आखिरी वीक तक जब ये वॉर खत्म हुआ तो वो 1 महीने में फ्लू के, निमोनिया के और टीबी के पेशेंट बेहद बढ़ गए 1 महीने में। वो कैसे बढ़ गए और हुआ क्या? वो इतने बढ़ गए कि ऐसा बोलते हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग तभी मर गए। वो कैसे बढ़े? क्योंकि ये कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं था। तो ये क्या था, जब भी आप किसी के अंदर इतना डर पैदा करते हैं कि वो मर जाए, जैसे वॉर के टाइम 4-5 साल तक बहुत लोगों को ऐसा लगा था वॉर में वो मारे जाएंगे, बॉम्ब आएगा, गोली आएगा और किसी तरीके से मरे जाएंगे। ये जो डर था, वो डर का असर, वो डर का कॉन्फ्लिक्ट आपके सर में, मतलब आपके मेंदू पे असर करता है। और मेंदू मतलब ये अपना मगज जो है वो जिसको कनेक्टेड है, जो पार्ट मेंदू पे आपके मगज पे इफेक्ट करता है, वो पार्ट आपके लंग्स को कनेक्टेड है, ऐसे पार्ट पे वो इफेक्ट करता है। तो इसीलिए लंग्स को इफेक्ट होता है। इसीलिए लंग्स के बारे में के सभी जो डिसीज है वो पैदा होते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अस्थमा, टीबी, ये सभी कनेक्टेड है फियर से। ये फियर से पैदा होते हैं, कोई भी ये किसी बैक्टीरिया से या किसी वायरस से नहीं होते। तो जब ये होते हैं, अभी टीबी हो गया बहुत लोगों को, जैसे वॉर खत्म हो गया टीबी हो गया, तो अभी वो टीबी को सही करने के लिए तुम्हारे जो लंग्स में जो टॉक्सिसिटी है, जो डेब्रीज है, वो निकालने का काम कौन करता है? तो बैक्टीरिया करते हैं। वो बैक्टीरिया आपके शरीर में ही रहते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वो डॉर्मेंट रहते हैं। लेकिन ऐसी जब भी डर की स्थिति पैदा हो गई, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया और आपके लंग्स डैमेज होने लगे, तो वो लंग्स में की टॉक्सिसिटी निकालने के लिए वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कितने एक्टिवेट होते हैं? जो प्रमाण में आपका लंग्स डैमेज हुआ है वो प्रमाण में वो एक्टिवेट होते हैं और वो क्लियरेंस का काम करते हैं।
जो डेब्रीज है उसको क्लियरेंस का काम करते हैं। वो सभी बैक्टीरिया को ये क्लियर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत रहती है। वो प्रोटीन आपके शरीर के मसल में से या जहां भी अवेलेबल, जो ऑर्गन में अवेलेबल है उधर से खींच के ये काम करते रहते हैं। अगर वो टाइम आपने प्रोटीन वाला खाना नहीं खाया तो क्या होता है, आपका प्रोटीन सभी जगह से निकल के बैक्टीरिया यूज करते हैं, आप वीक हो जाते हैं, वो सिंगल फसली हो जाते हैं और मर जाते हो। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा था कि लोगों को डर था, उसके साथ में लोगों की हालत इतनी खराब थी कि उनको खाने पीने की भी मोहताज थी, उनको अच्छा खाना भी नहीं मिलता था, प्रोटीन का तो सवाल ही नहीं, इसलिए बहुत लोग मर गए। सिमिलर कंडीशन सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हुई। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब 1944 में वॉर खत्म हुआ, इसी प्रकार के निमोनिया, फ्लू और टीबी के पेशेंट बहुत हो गए। लेकिन तभी एंटी बैक्टीरियल बोले तो ड्रग आ गए थे, तो इसीलिए वो ड्रग से, मतलब उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, एंटीबायोटिक्स आ गए थे। एंटीबायोटिक्स से हमने टीबी के बैक्टीरिया को, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को मार दिया, और वो जो काम अपने फेवर में कर रहे थे उनको बंद कर दिया। वो बंद करने से क्या हुआ कि वो काम अधूरा रह गया। जो अधूरा काम रह गया वो एनकैप्सुलेट होके उधर ही रह गया। आप वो टीबी में से बाहर निकल के आए, मतलब आपको खांसी नहीं हो रही, आपके सिम्टम्स सुधर रहे, ऐसा आपको लगा और आप ये बीमारी से बाहर आ गए, ऐसा आपको महसूस हुआ। लेकिन उसके कुछ साल बाद, मतलब 5-10 साल में, वही जो डेब्रीज आपने निकाला नहीं था, एनकैप्सुलेट करके आपके लंग्स में था, वो आगे जाके उसका लंग कैंसर हो गया और लंग कैंसर में लोग मर गए। तो कोई भी बैक्टीरिया और वायरस जो आपके बॉडी का पार्ट है वो आपको कभी भी तकलीफ नहीं देता है, आपको क्लियर करने में मदद करता है। जिसको हम डिसीज बोलते हैं वो एक्चुअली आपकी रिकवरी स्टेज है। एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, उसके बाद में जो ऑर्गन में वो कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट होता है, वहां से क्लियर करने के लिए ये बैक्टीरियाज आपको मदद करते हैं। जो भी सिम्टम है, बुखार आना, इन्फ्लेमेशन होना, सर्दी खांसी होना, उल्टी होना, ये जो भी सिम्टम्स है वो सिम्टम्स रिकवरी के सिम्टम्स है। लेकिन आज के मेडिसिन वर्ल्ड में हम उसको ही डिसीज मानते हैं और उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो करेक्ट करते करते हम जो एक्टिव बैक्टीरिया जो है हमको मदद कर रहे हैं उनको मार देते हैं, और उनका अधूरा काम आगे जाके उसकी दूसरी कोई बीमारी होके वो आगे आता है। इसीलिए ये जो बीमारी है जो फेफड़े से कनेक्टेड है, वो सिर्फ और सिर्फ डर के मारे पैदा होती है। जब तक आपका डर खत्म नहीं होगा, कम नहीं होगा, इसमें से बाहर आना मुश्किल है। अब यह इन्फेक्शन के बारे में आप देखो, अगर आपकी उंगली में एक लकड़े का ये पीस घुस गया, वो घुस गया तो आपका उंगली है वो, उसको सूजन आ जाएगी, पस होगा, आपको फीवर होगा। तो आप क्या बोलेंगे, मेरा उंगली बैक्टीरिया से या वायरस से इन्फेक्ट हो गया, ऐसा बोलेंगे? पस है, ये सूजन है, ये फीवर है, इसको आप डिसीज बोलेंगे? ये डिसीज नहीं है, ये बॉडी की थेरेपेटिक रिएक्शन है। क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो है वो 25 लाख साल की हिस्ट्री है, उसको 25 लाख सालों में जो भी हुआ है वो सभी बॉडी ने रिकॉर्ड किया है। क्या हुआ तो क्या करने का, उसको बोलते हैं, जो भी इंसिडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजॉल्व करने का प्रोग्राम, बायोलॉजिकल प्रोग्राम तुम्हारे बॉडी में से ऑटोमेटिक रन होता है आपको सेव करने के लिए। लेकिन अभी ये जो कोरोना के बारे में हुआ वो न्यू टाइप का पोल्यूशन था, न्यू टाइप का रेडिएशन था। कौन सा था? पहले कोरोना कहाँ डिटेक्ट हुआ? यूहान में। यूहान में क्या था? यूहान, आप गूगल में सर्च करो, यूहान ये वर्ल्ड का पहला सिटी है जो 5G से 100% कनेक्टेड है। मतलब क्या है, वहाँ हर 500-600 फीट पे ये 5G के टावर लगे हुए हैं। उसका हर इंच, अंडरग्राउंड रेलवे में भी फुल रेंज आती है, कहीं भी वॉइस कट नहीं होता। हमारे यहाँ तो अंदर की रूम में गए तो भी वॉइस कट होता है। तो ये जो 5G का रेडिएशन है वो हाई फ्रीक्वेंसी है, और वो 24 आवर्स वो रेडिएशन आपके साथ में है।
इसलिए उसका असर कुछ लोगों के ऊपर हुआ। वो असर उनके ऊपर हुआ तो उनमें क्या हुआ, सेल्यूलर लेवल पे वो इन्फेक्शन हुआ। तो सेल्यूलर लेवल पे जो टॉक्सिन पैदा हुए, जो डेब्रिज पैदा हो गया, वो निकालने की बायोलॉजिकल प्रोसेस है। वो सेल में से एक्सक्रीड होना, वो एक्सक्रीड में से जो बाहर निकलता है उसको हम वायरस बोलते हैं। वो क्यों निकलता है, वो कम्युनिकेटर है, वो कम्युनिकेट करते हैं अदर सेल्स को और अदर लिविंग बीइंग को कि कोई तो भी नई चीज आई है जिसको हमारा सेल विथस्टैंड नहीं हो रहा है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो ये वायरस जो है वो कम्युनिकेटर है, वो मैसेंजर है दूसरों के लिए, वो तकलीफ देने के लिए बाहर नहीं आया है। अभी वो मैसेज किसको ज्यादा सुनाई देता है, जो जिसका कंडीशन पहले से ही खराब है, जिसको पहले से ही हार्ट की बीमारी है, जिसको पहले से ही डायबिटीज है या किडनी की बीमारी है या और कोई बीमारी है, तो उसमें ये कम्युनिकेशन लाउड होता है और उसमें से ये एक्सक्रीशन ज्यादा होता है। उसको हम बोलते हैं इसको कोरोना आ गया। इसी तरह से वो स्प्रेड होता है, इसीलिए सबको नहीं लगता, बहुत लिमिटेड लोगों को है। 780 करोड़ वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, उसमें से आज मैं अभी बोल रहा हूं तब तक 37-38 लाख लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ है। लगभग 13 से 14 लाख लोग बिना किसी दवाई के या बिना किसी वैक्सीन के अच्छे हो गए हैं और 2,70,000 से 2,75,000 लोग मर गए हैं। इतने भी लोग मरने नहीं चाहिए, लेकिन आप स्टैटिस्टिक के बारे में अगर देखो तो कोरोना के सिवा भी रोज वर्ल्ड में 1,50,000 लोग मरते थे। अभी जो 4 महीने में 2,75,000 लोग मरे हैं, इसके लिए हमने पूरा देश लॉकडाउन किया है। वो कितना सही है, उसका क्या परिणाम होगा, ये सोचने की बात है। अभी आपने क्या करना चाहिए, आप में से जब तक ये डर नहीं निकल जाता तब तक इसमें से इलाज होना मुश्किल लग रहा है। आप सही एक्सरसाइज करो, आप अच्छा खाना लो, प्रोटीन वाला खाना लो और दिमाग से ये कोरोना का भय निकालो, तो ही आप जल्दी इसमें से बाहर आओगे। और ये जो मेरी बात आपको समझ में आ गई तो इसको आप लोगों को शेयर करो और उनको भी बताओ कि ये डर से पैदा होने वाली चीज़ है। मतलब सिर्फ डर से नहीं होती, ये रेडिएशन से भी होती है, पोल्यूशन से भी होती है। और नया टाइप का पोल्यूशन एक बोलना मैं भूल गया, एक नया टाइप का पोल्यूशन अमेरिका और यूरोप में है, उसको बोलते हैं ग्रीन फ्यूल। वो ग्रीन फ्यूल मतलब क्या है, मकई और गन्ने से वो फ्यूल बनाते हैं और गन्ने और मक्के में जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं वो ग्लाइफोसेफ करके पेस्टिसाइड है, वो स्प्रे करते हैं। उसका कुछ अंश वो कॉर्न और गन्ने में भी जाता है। वही उसका जब भी आप फ्यूल बनाते हो, वो बर्न होने के बाद उसमें से जो फ्यूम्स निकलते हैं उसके लिए हमारी बॉडी नहीं है, उसका इलाज उसको मालूम नहीं है, तो उसका भी इफेक्ट होता है। 5G का भी इफेक्ट होता है और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मुझे भी जानकारी नहीं है, ऐसी भी चीज़ों का इफेक्ट होता है और वो बॉडी में से एक्सक्रीड होता है। मतलब आप 1 किलो खाना खाते हो, उसके बाद आपने डाइजेस्ट करने के बाद सब न्यूट्रिएंट्स ये बैक्टीरिया के मदद से ही आपके शरीर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद में जो आधा किलो रहता है वो आपके शरीर में से बाहर निकालने का एक मैकेनिज्म है, उसको हम बोलते हैं स्टूल पास हो गया, यूरिन पास हो गया, और वो तरह से उसको शरीर के बाहर निकाल देते हैं। इसको जो एक्सक्रीशन होता है इसको हम डिसीज बोलते हैं कि रोज टॉयलेट होता है, उसको नहीं। वैसे ही सेल्यूलर लेवल पे जो टॉक्सिसिटी है, जो रेडिएशन है, जो वैक्सीनेशन है, जो नया है, वो वैक्सीनेशन नया है तो उसके साथ कैसे मुकाबला करना ये हमारे बॉडी को मालूम नहीं है। तो तभी जो सेल्यूलर लेवल पे एक्सक्रीड होते हैं, वो एक्सक्रीड को भी हम डिसीज बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सेल का क्लियरेंस है। सेल का जो टॉक्सिसिटी बढ़ गया है उसको बाहर निकालने का बॉडी का तरीका है। वो तरीके से वो बाहर निकल रहा है, उसको हम नया कोरोना म्हणजे नोवल कोरोना कोविड-19 बोलते हैं। वो डर कम नहीं होता तब तक वो कम नहीं होगा। और ये वैक्सीन और उसका मेडिसिन
जो लोग, बहुत से लोग बोल रहे हैं वो आने में तो साल 1.5 साल लगेंगे, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, तो हम क्या 1.5 साल डर में ही रहेंगे, कुछ काम धंधा नहीं करेंगे? इसीलिए डर से बाहर निकलो, और इसमें से यही इलाज है, डर से बाहर निकलो। आप सेफ्टी रखो लेकिन डर से बाहर निकलो, आपके तरफ, आप तक कोरोना नहीं पहुंचेगा। धन्यवाद।